हेलो दोस्तों, चलिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि लेक्चर नंबर 2 आपके लेक्चर नंबर 1 पे डिपेंड करेगा कि आप कितना यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 को सपोर्ट करते हैं, राइट। मैंने कहा था कि लाइक्स आपकी होगी, सब्सक्राइब होंगे, कमेंट्स होंगे, तो आपका लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड होगा और अपलोड होगा। उसी तरीके से लेक्चर नंबर 3 डिपेंड करेगा लेक्चर नंबर 2 पे कि लेक्चर नंबर 2 पे आपने वही सपोर्ट क्या दिखाया, क्या लाइक आपने करी, क्या कमेंट्स आपने यहाँ पे दिखाया कि कमेंट्स में आपने बताया कि आपने लेक्चर कंप्लीट किया या फिर नहीं। और आपको अगर कोई और पॉइंट दिखते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि लेक्चर नंबर 1 में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसका रिज़ल्ट भी इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? क्या मैंने आपके लिए नया कुछ लाया है जो कि रेगुलर लेक्चर के टक्कर के बराबर होगा, मतलब कि रेगुलर लेक्चर में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगी, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके लेक्चर नंबर जो मैंने 1 अपलोड किया, उसमें आपका सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिला है। ठीक है? तो एक झलक यहाँ पे दिखाई जाएगी कि आपको आपने इतना सपोर्ट दिखाया, तो इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है इस लेक्चर पे, मतलब कि मेरा मोटिवेशन अगर इतना बढ़ता है तो क्या यहाँ पे फ़र्क रहेगा, तो वो आपकी एक झलक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आइए मैं बताऊँगा आपको कि जो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि आपके इतने बढ़िया सपोर्ट से इस लेक्चर पे क्या यहाँ पे इफ़ेक्ट रहा, तो मैं बताऊँगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बड़ी फास्ट ट्रैक वे में हमने जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजी का मतलब समझा था, मतलब कि वो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था। ठीक है? इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 1 में यहाँ से स्टार्ट करा था 1.2 से, राइट। आपके आईसीए मॉड्यूल का जो पॉइंट है 1.2 वहाँ से स्टार्ट करा था। वहाँ पे हमने मैनेजमेंट का मतलब समझा था। मैनेजमेंट का मतलब आपके एज़ पर आईसीए मॉड्यूल 2 तरीके से आपको सेंसेस में पढ़ना होता है मैनेजमेंट का। एक होता है की ग्रुप के हिसाब से और एक होता है फंक्शंस के हिसाब से। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दिया जाते हैं, प्रोसेसेस दी जाती है और उसके हिसाब से मैनेजमेंट का मतलब समझा जाता है, राइट। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमने टॉपिक्स पढ़े थे स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी है आपका गेम प्लान है, यूनिफाइड डिज़ाइन स्कीम है, फ्लेक्सिबल आपके पास में स्कीम है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कहीं पे भी क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं, कहीं पे भी आपके पास में एमसीक्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। क्वेश्चन में भी ध्यान रहे सर, एसएम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको मेनली क्वेश्चन देखे जाए तो केस स्टडी बेस्ड पूछे जाते हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं केस स्टडी दी जाती है और फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है पूरे का पूरा पढ़ के रखिए कि आपको अगर केस स्टडी में भी पूछा जाए तो हम यहाँ पे पूरा आंसर लिख के आएंगे, राइट। सिंपली आप अभी फोकस किस पे करेंगे सर? केस स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे। अभी आप यहाँ पे जितना लिखा है उसे एज इट इज़ याद करने की, एज इट इज़ मैं मानता हूँ कि एज इट इज़ यहाँ पे याद नहीं, लेकिन नियरली आप जो है यहाँ पे याद कर पाएंगे, क्योंकि इतना सिंप्लीफाइड वे में तो मैंने आपको प्रोवाइड किया ही है, राइट। कि पॉइंट वाइज मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, इररेलेवेंट कंटेंट को हमने इग्नोर कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इतना तो आपके पास में याद होना ही चाहिए, राइट। अगर आप अपनी आईसीआई मॉड्यूल देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस नोट्स में और आईसीआई मॉड्यूल में, राइट। फिर भी हम आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से ही चल रहे हैं, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल हमारे लिए क्या कहता है कि ये हमारे लिए एक बेस है कि हमें वही लैंग्वेज लिखनी पड़ती है जो आईसीआई मॉड्यूल में है। इसलिए हमने यहाँ पे नोट्स में ऐसी कोई लैंग्वेज में चेंजेस नहीं करा है जो हमारे मार्क्स कट कर पाए, राइट। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपको सिंपली इस नोट्स को फॉलो करते जाना है। कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद पार्टली प्रोएक्टिव वगैरह हमने पढ़ा था और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले थे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में और अदर टॉपिक्स जो आपके मॉड्यूल में गिवन है वो पढ़ने वाले थे। तो आइए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपके पास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे, इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे और इसके बाद लिमिटेशन समझते ही ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमने स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा भाई। स्ट्रेटेजी के बारे में तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा कि एक तरीके का यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे एक तरीके का प्लानिंग है जिससे हम यहाँ पे हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव है उसे हम ऑब्टेन कर पाते, अचीव कर पाते हैं।
ठीक है। और मैनेजमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजी को अलग से पढ़ लिया, मैनेजमेंट को अलग से पढ़ लिया, अब दोनों को ज्वाइंट कर लें मतलब कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इससे मतलब क्या होता है सर, इससे मतलब कि कुछ अलग नहीं निकल के आता। इससे मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक तरीके का मैनेजरियल प्रोसेस है, ठीक है। एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम डेवलप करते हैं अपना विजन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, अपनी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को हम क्राफ्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी को बनाना, इम्प्लीमेंट करना और इवेल्युएट करना, राइट। उसमें कुछ यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करके इवेल्युएट करना, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी को तरह तरह से हमें चेंजेस करना। इसके बाद यहाँ पे कहता है करेक्टिव एक्शंस हमने लेने हैं, ठीक है। एज पर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड किस तरीके से है वगैरह वगैरह चीज़ें को हमें देखना होता है और उस तरीके से करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में कम हो गई, तो इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि क्या इसका रीज़न रहा। क्या हमारे कंपटीटर ने कम प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया, या फिर कंपटीटर ने अच्छी क्वालिटी पे हमारी जो है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया। ये सारे चीज़ें को हमें ध्यान में लेके हमें भी अपनी प्रोडक्ट में करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं। तो वैसे ही कोई चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि हमें भी करेक्टिव यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एज पर डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखी है, लैंग्वेज लिखी है कि फाइनली इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट वर डीम्ड अप्रोप्रिएट, ठीक है। कि जो हमें सही लगता है, मतलब कि जो हमारे ख्याल से सही रहना चाहिए उसकी तरह हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट। और इसके बाद कहता है कि प्रोसेस डज नॉट एंड इट कीप गोइंग ऑन। ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके कि प्रोसेस कभी ये ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा था सर। कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? यहाँ पे टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो। वैसे आपको याद आ गया होगा, मेरे को यहाँ पे टॉपिक वो कहाँ गया, ये रहा सर। मैनेजमेंट इज़ इन्फ्लुएंस प्रोसेस। हमने यहाँ पे इन्फ्लुएंस प्रोसेस क्यों कहा था सर? सीधी सी बात है कि हमें ये प्रोसेस जारी रखना पड़ता है। प्लानिंग ऑलरेडी करी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर हमें मार्केट के हिसाब से हमें डिमांड जो देखनी होती है, इवन अलग अलग आपके पास में कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग करना है, स्टाफिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एक तरीके से करते रहनी है, राइट। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है आपके पास में। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है। तो इसका मतलब हमें समझ नहीं आया, मतलब कि कहना क्या चाहता है। तो देखिए, स्ट्रेटेजी का मतलब हमने सबसे पहले क्या समझा? स्ट्रेटेजी का मतलब समझा हमने। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या समझा सर? स्ट्रेटेजी का मतलब हमने समझा कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है, बेसिकली हम यहाँ पे एसएम की लैंग्वेज में बोले तो जो डायनामिक एक्सटर्नल फोर्सेस है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसे रिस्पॉन्स करना मतलब की स्ट्रेटेजी। उसे रिस्पॉन्स करना मतलब कि स्ट्रेटेजी। डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती है। हमारे कंपटीटर्स आ जाते हैं, हमारे मार्केट में होने वाली प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, कहीं कोरोना आ गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती है, ठीक है। तो टू रिस्पॉन्स डायनामिक एक्सटर्नल फोर्सेज, वर्ड यही लिखेंगे, ये वर्ड यही लिखेंगे, राइट। टू रिस्पॉन्स डायनामिक एक्सटर्नल फोर्सेस। क्यों हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स करना होता है? स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या हेल्प करती है? ताकि हम हमारे विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव, ये तीन वर्ड हमने कहा था कि बेसिकली इसको इसको अभी ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि हमारे लिए इसे डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक है। लास्ट में पॉइंट आएगा तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि विज़न का मतलब क्या होता है, मिशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। तो अभी सिंपली इसे ऐसे ही रीड करके रखिए, मैंने आपको बताया था, राइट। तो हम यहाँ पे हमारे विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन कर पाए, अचीव कर पाए, और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, दुविधाएं है, अनसर्टेनिटीज़ है, तो उसे रिड्यूस कर पाए। इसी का मतलब हमने स्ट्रेटेजी कहा था। इसी के साथ हमने मैनेजमेंट का मतलब भी समझा था। मैनेजमेंट का अगर शॉर्ट में हम मतलब याद करें तो सर, मैनेजमेंट का मतलब था कि इसी स्ट्रेटेजी को हमें किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, मतलब कि प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्टिंग करना है, स्टाफिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है। यही चीज़ करने वाला कौन होगा सर? मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमने स्ट्रेटेजी का मतलब समझा, मैनेजमेंट का मतलब समझा। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये कहता है कि ये जो चीज़ें हो रही है, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट, ये दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए और ये मिक्स होकर जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे हो रही है, बेसिकली हो क्या रहा है सर? हो ये रहा है कि स्ट्रेटेजी हमने डिसाइड कर ली, ठीक है। एक्सटर्नल जो फोर्सेस है,
डायनामिक एक्सटर्नल फोर्सेस उसको रिस्पॉन्स करना है। मैनेजमेंट क्या करेगा सर, मैनेजमेंट सारी की सारी प्रोसेस करेगा ताकि हम ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर पाए। तो यही अगर कुल मिला के काम कर दिया जाए, मतलब कि मैनेजमेंट को ये स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर दी जाए और स्ट्रेटेजी को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो हमारा विजन मिशन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसे सारी चीज़ों को अगर यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए तो उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैंने कहा सर, हमने यहाँ पे मैंने क्या कहा सर, मैनेजमेंट का मतलब समझा हमने, ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब समझा, ठीक है, मैनेजमेंट अलग से हमने समझा मैनेजमेंट का मतलब, ठीक है। इसके बाद हमने समझा सर स्ट्रेटेजी का मतलब, ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब हमने समझा। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही चीज़ को मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट को दोनों को अगर जोड़ दूँ, ठीक है, दोनों को अगर हम इसे सिंपली एक साथ जोड़ दें, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वर्किंग को यहाँ पे एक साथ जोड़ना है, तो इसे ही हम कह देंगे ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है। अब जोड़ने में होगा क्या सर, मैनेजमेंट को यहाँ पे स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर देंगे, राइट, तो होगा क्या सर, सीधी सी बात है, मैनेजमेंट अपने जो फंक्शंस है उसका यूज़ करके स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेगा, क्राफ्टिंग करेगा, इवेल्युएट करेगा, मतलब कि स्ट्रेटेजी सबसे पहले अप्लाई करेगा, राइट, अप्लाई करेगा, उसे डेवलप करेगा एंड शॉर्ट। स्ट्रेटेजी को जैसे ही डेवलप होगा फिर मैनेजमेंट ये देखेगा, तरह तरह के फंक्शंस अप्लाई करके प्लानिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है, ये देखेगा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या सही से अप्लाई हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, मतलब आ गया इम्प्लीमेंटेशन, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, राइट, तो चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि चेंजेस करने पड़ेंगे, तो चेंजेस करने के बाद भी हमारे पास में क्या चीज़ें निकल के आ रही है, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो इसी का ही मतलब है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी को जोड़ दिया जाए और एक बढ़िया सी प्रोसेस की जाए, ठीक है। ये एक तरीके की प्रोसेस ही तो है कि मैनेजमेंट को यहाँ पे स्ट्रेटेजी के बारे में चीज़ें बताई जाए, स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिसाइड कर ली जाए और यहाँ पे इस पे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए ताकि हमारा विजन वो ऑब्जेक्टिव जो है हम वहाँ पे पहुँच पाए। सर यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया था कि सर विज़न, ऑब्जेक्टिव और मिशन जो है वो भी तय करने वाला कौन है सर, की पर्सन मतलब कि मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट ही सब कुछ ये डिसाइड करेगा, उसी तरीके से स्ट्रेटेजी भी डिसाइड होगी। ये सारी चीज़ों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या है सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे पढ़े फिर से एक बार तो कहता है कि टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ सर, टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि एक तरीके की मैनेजरियल प्रोसेस है, ठीक है, एक तरीके की मैनेजरियल प्रोसेस है। इसमें होगा क्या, कहता है कि मैनेजरियल प्रोसेस है जो हमारा विजन को डेवलप करेगा। अभी अभी मैंने कहा सर की पर्सन का ही काम होता है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना कि हमारा क्या मिशन रहेगा, हम किस तरीके से काम करेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें डिसाइड करना किसका काम है सर, मैनेजमेंट का, ठीक है, मैनेजमेंट का काम है। कहता है विजन को हम डेवलप करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके से रहेगा, राइट, इसे डिटेल में अभी अभी पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। इसके बाद कहता है क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को, ठीक है, और ये भी कौन करेगा सर, मैनेजमेंट करेगा। तो इसे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखिए कि दोनों चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट, ये दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब कि दोनों मिक्स होके काम होगा, एक तरीके की प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एक तरीके का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है। और फाइनली कहता है कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टिव एडजस्टमेंट जो अप्रोप्रिएट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस तरीके की चीज़ें जो प्रोसेस इसमें इंक्लूड कर दिए जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है और ध्यान रहे सर ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपके पास में जो ये मैनेजरियल प्रोसेस है क्या एक बार होती है, मतलब कि एक बार कर लिया तो काम खत्म, आंसर इज़ नो, प्रोसेस डज नॉट एंड, कभी एंड नहीं होती, ये कंटिन्यूस प्रोसेस आपके पास में रहता है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस आपके पास में रहती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है जहाँ पे हमने मीनिंग पढ़ा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, ठीक है, ये भी एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है कि कहता है कि इन्वॉल्व करता है डेवलपिंग कंपनीज विजन
एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है, बहुत एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो कंपनी को बाहर से अफेक्ट करते हैं, मतलब कि हमारे कंपटीटर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोरोना आ गया तो कोरोना भी एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब कि कंपनी के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अंदर ही अंदर कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनली कह सकते हैं, एक्सटर्नली कह सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि हमारे पास में कंपनी का विज़न हमें तय करना, मतलब कि डेवलप करना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग मतलब कि देखते रहना कि इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर है तो उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी को हम क्या करेंगे, क्राफ्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, देखिए, सबसे पहले विज़न को डेवलप करिए। ये कौन करेगा सर? सीधी सी बात है, मैनेजमेंट करेगा। लेकिन मैनेजमेंट को यहाँ पे इस प्रोसेस के साथ जोड़ दिया जाए, स्ट्रेटेजी के साथ जोड़ दिया जाए, तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है सर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है सर? यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा कि मैनेजमेंट इस पे जो भी काम करता है, विजन डेवलप करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेवलप करना, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, राइट, यहाँ पे स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट, क्राफ्ट और इवेल्युएट करना। तो ये वही चीज़ कहता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व क्या करता है, जो मैनेजमेंट कर सकता है वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व करेगा। मैनेजमेंट क्या कर सकता है? कहता है कि विजन को हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे हम, एक्सटर्नली इंटरनली चाहे जो भी हो, सारी चीज़ें हमें देख के चलना पड़ता है। स्ट्रेटेजी को हम फॉर्मुलेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, प्लस लास्ट में ये देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी सही से अप्लाई हो रही है कि या फिर नहीं, लोग सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। इसी का नाम है क्या? कंट्रोल, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है, फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाए, ठीक है, और फिर कहा जाए कि इसमें से कौन सा गलत है वो बताइए, तो 3 सही लिखेगा और 1 गलत लिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में याद होनी चाहिए, बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है ये, जो पढ़ के आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, और कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ देना है आपके पास में, मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, तो ये पॉइंट को आप देख लीजिएगा। कहता है कि ओरिजिनली कोल्ड बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हम बिजनेस पॉलिसी भी कह सकते हैं, राइट, बिजनेस पॉलिसी इसी का ही नाम है। तो ये एमसीक्यू में एक आध बार आ चुका है आई थिंक, तो यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कहता है कि बिजनेस पॉलिसी ओरिजिनली आपके पास में कोल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हम बिजनेस पॉलिसी भी कह सकते हैं। कहता है एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस, एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो फोकस करता है किस पे सर? फोकस करता है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब हमें यहाँ पे देखते रहना है, ठीक है, एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हर एक कंपनी ये इस पे तो फोकस करेगी ही करेगी, क्या कि सर हमारे पास में एक्सटर्नली कौन से कॉम्पिटिटर आज नया खड़ा हो रहा है, और जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए थ्रेट बन सके, ठीक है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो वो गलती कर रहे हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ऐसी कोई चीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉम्पिटिटर ऑलवेज देखते रहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो सर यहाँ पे जियो ने क्या किया सर? जियो ने देखा मार्केट में कि जो एयरटेल है, वोडाफोन है, वो कितना ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, और यहाँ पे इतना मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। जियो ने इस पे अच्छे से यहाँ पे देखा कि हमारे थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी किस तरीके से हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो जियो ने देखा कि अगर अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, अगर हम कम प्राइस पे या फिर थोड़ा टाइम जो है फ्री दे के, ठीक है, अगर हम मार्केट में घुसे तो हमारे कस्टमर बेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अचीव कर लेना, अपॉर्चुनिटी को क्रैप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहना चाहता है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करते रहना, इवेल्युएट करते रहना, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को थ्रेट्स भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि कंपटीटर कुछ भी कभी भी कर सकता है, जैसे कि जियो के लिए, एयरटेल के लिए जियो कंपटीटर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। कहता है कि इन द लाइट्स ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारी वीकनेस क्या है वो देख के, हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो देख के हमें यहाँ पे देखना होता है। मतलब कि कॉम्पिटिटर कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो हमारे लिए वीकनेस है, मतलब कि हम वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसके अलावा हम क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली इस पे फोकस करता है, यही पे इस पे ही फोकस करना, मतलब कि आपकी कंपनी को बचा लेना, राइट। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे ना निकले, ये मेन चीज़ होती है, और इसी में हेल्प करता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है, क्वेश्चन में आ सकता है
ठीक है, एमसीक्यू तो ऊपर के पॉइंट थे, चलो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताइए क्या है सर। तो देखिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहता है कि सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, कि हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारे पास में क्या ऐसी चीज़ ऐसी होगी जो हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि जियो ने एंट्री करी, फ्री में थोड़े टाइम फ्री में प्रोवाइड किया, उसके बाद कम प्राइस रखी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर को भी अपनी प्राइसें कम करनी पड़ी, राइट। और जो चीज़ें पहले प्रोवाइड करते थे उससे ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ी। पहले मान लीजिए कॉल पे पैसे लगते थे, आज उसे फ्री करना पड़ा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमें एडवांटेज क्रिएट करना पड़ेगा। क्या ऐसी चीज़ है जो यूनिक रहेगी आपके पास में और वैल्यू क्रिएट करेगी कस्टमर के पास में। ठीक है, अपने कस्टमर के लिए अपने ये चीज़ वैल्यू होगी। ठीक है, कस्टमर जियो पे क्यों शिफ्ट हो गए, कहीं ना कहीं इनकी यूनिक स्कीम थी, राइट। फ्री प्रोवाइड करना, इवन आपने पैसा भी चार्ज किया तो कम पैसा चार्ज किया। ठीक है, कहीं ना कहीं कस्टमर में आपकी वैल्यू बन गई। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जियो का मार्केट शेयर कितना इंक्रीज हो गया तुरंत ही। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहता है सो डेट कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल परफॉर्मेंस। तो सीधी सी बात है। ठीक है, ये पहला आपके पास में ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव कहता है कि टू गाइड द कंपनीज सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यहाँ पे ये चीज़ तो स्टार्टिंग में ही हम पढ़े थे कि सर एनवायरनमेंट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इन्हें चेंजेस मतलब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस चेंजेस को, तो इस चेंजेस को हमें तुरंत यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड हमारे स्ट्रेटेजी में क्राफ्ट करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट, इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी मिक्स हो जाए और ऐसी प्रोसेस हो तो वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बन जाएगा, और यही फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है सर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, और सेकंड गाइड करता है कंपनी को किस चीज़ के बारे में, ये सारे नोट डाउन करते रहना, राइट। तो पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप सॉरी पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, जो कि यूनिक होगा आपके पास में, कस्टमर में वैल्यू क्रिएट करेगा। ऐसी क्या चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, वही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो क्रिएट करना। स्ट्रेटेजी आपको क्या प्रोवाइड करती है सर, किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर को मार्क दे के अपना नाम जो है ऊपर लाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करती है। और मैनेजमेंट क्या करता है, इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने में हेल्प करता है। तो स्ट्रेटेजी और आपके पास में मैनेजमेंट, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्रिएट हो जाएगा, एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। और यही आपको क्या प्रोवाइड करेगी सर, यही दोनों मिक्स होके तो आपकी एक तरीके से एडवांटेज होगा। ठीक है, देखिए स्ट्रेटेजी सिर्फ बना लेना क्या इंपॉर्टेंट है, आंसर इज नो। स्ट्रेटेजी को अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अप्लाई कौन करेगा सर, मैनेजमेंट होगा तो अच्छे से अप्लाई होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये दोनों मिक्स होंगे, मतलब कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्रिएट होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर होगा तो ही हमारे पास में क्या होगा सर, बेसिकली क्रिएट अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और सेकंड कहता है कि हमारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस है तो उसके सामने हम सक्सेसफुली compete कर पाए, उससे रिलेटेड हमें कंपनी को गाइडलाइन मिलती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। ठीक है, तो ये दो मेन आपके पास में ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं है, सिंपली एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ के आते हैं वही यहाँ पे चीज़ प्रोवाइड होती है। कहता है कि डिफाइन करता है, क्या कहता है सर, डिफाइन करता है आपके पास में गोल्स एंड मिशन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको यहाँ पे हेल्प करता है कि सबसे पहले तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, मिशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कहता है हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एक सर्टेन कोर कंपेटेंस एंड कम्पिटिटिव एडवांटेजेस आपके पास में। कहता है कि देखिए सीधी सी बात है, कोर कंपेटेंस मतलब कि एक साथ यहाँ पे मिल गए, तो सीधी सी बात है, हमने अभी अभी कहा कि सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो अपनी स्ट्रेटेजी है, जो हमने क्राफ्ट करी है, इवेल्युएट करी है, जो हम टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या करते हैं सर, इसका इवेल्युएशन करते हैं, राइट, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैनेजमेंट से जोड़ दिया जाए, मतलब कि सभी चीज़ अगर एक साथ हो तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो यही चीज़ को अगर जोड़ना है, इसी का नाम है क्या, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू डेवलप
सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कम्पेटिटिव्स। ठीक है, इसके बाद कहता है कि हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ प्रोएक्टिव इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिव। मैंने प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी में सर एक चीज़ पढ़ाई थी। क्या बोला था मैंने? एक वो चीज़ बोली थी कि सर कंपनी को ऑलवेज आपके पास में ध्यान रखना है कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी आपके पास में दोनों होनी कंपलसरी है। राइट। एक कोई कंपनी है जो सिर्फ प्रोएक्टिव पे फोकस कर रहा है, कोई कंपनी है सिर्फ रिएक्टिव पे फोकस कर रहा है, तो याद रखिए ये चीज़ आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपनी ज़्यादा चल नहीं सकती अगर आप यहाँ पे कोई एक स्ट्रेटेजी पे सिंपली काम करते रहेंगे। राइट, दूसरी स्ट्रेटेजी आपके पास में होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे इसी टाइम पे जब मैं आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पढ़ा रहा था, तब वहाँ पे मैंने एक और पॉइंट बोला था, सर प्रोएक्टिव बनना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिएक्टिव भी भूलना नहीं, ऐसा मैंने पॉइंट बोला था, अगर आपको याद हो। तो प्रोएक्टिव जो कंपनी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब कि अगर प्रोएक्टिव कंपनी है तो इसका मतलब क्या है सर, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, मतलब कि आप डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। लाइक आपके पास में एग्जांपल दे तो लाइव एग्जांपल है आपके पास में एप्पल। राइट, एप्पल इनोवेशन पे इनोवेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एप्पल ये भी ध्यान दे रहा है कि हमें रिएक्शन भी भूलना नहीं है। राइट, हमें मार्केट पे फोकस करते रहना है कि मार्केट में अदर कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोई इनोवेशन कर दिया है तो उसका भी रिएक्शन हमें देना है। तो इनोवेशन तो स्टार्ट करना ही है, इनोवेशन तो चालू ही रखना है, रिएक्शन भी हमें यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, तो प्रोएक्टिव बहुत बढ़िया बात है। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आपकी कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। राइट, लेकिन रिएक्टिव आपको भूलना नहीं है। ठीक है, प्रोएक्टिव बनना बहुत मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है प्रोएक्टिव बनना। प्रोएक्टिव के लिए आपके पास में कंपनी इतनी बड़ी लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि प्रोएक्टिव में खर्चा बहुत होता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोएक्टिव मतलब कि अगर वर्ड यूज़ करें तो वो कंपनी कहीं ना कहीं बहुत डेवलप कंपनी होगी, जैसे कि एप्पल। ठीक है, प्रोएक्टिव वही बन पाती है क्योंकि उनके पास खर्चा करने लायक इन्वेस्टमेंट आपके पास में बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से प्रोएक्टिव बने इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिव की जगह हम प्रोएक्टिव कैसे शिफ्ट हो पाए, ठीक है, फ्यूचर में, तो हम यहाँ पे क्या हेल्प करेगा सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है सर, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन ऑफ द एंटरप्राइज। कहता है सीधी सी बात है, आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं वो स्ट्रेटेजी पे बेस होगा, और स्ट्रेटेजी क्रिएट करना, उसे इम्प्लीमेंट करना किसका काम है सर, सीधी सी बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम है करके। ठीक है, इसके बाद प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर। सीधी सी बात है, अरे भाई यहाँ पे अभी अभी हम इतनी बार तो बोल रहे हैं कि हमारे पास में स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, और टाइम टू टाइम इस पे हमें देखते रहना है कि हमें यहाँ पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। राइट, तो इम्प्लीमेंट करना और इवेल्युएट करना, तो ये चीज़ें हम क्यों करते, ताकि हम फ्यूचर में अपना नाम बना सके, फ्यूचर में और बड़ी कंपनी बन सके। राइट, तो ये तो हमारा एक फोकस है, मतलब कि ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में आएगा ही आएगा। ये दो पॉइंट तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में आएंगे ही आएंगे, मतलब कि नॉर्मल अगर स्टूडेंट को पूछा जाए तो ये दो पॉइंट तो बिना पढ़े भी बता सकता है। क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हम लगाने का मेन फोकस क्या होता है कि हमारे पास में जितने भी मेजर डिसीजंस हैं उसे हम परफेक्टली फ्रेम कर पाए। ठीक है, और दूसरा एक मेन हमारा क्या होता है सर, मेन इंपॉर्टेंस होता है कि हमारे फ्यूचर्स में हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़े। ठीक है, कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं कि फेस टू फ्यूचर, मतलब कि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वर्ड है कि हम यहाँ पे फ्यूचर को अच्छे से फेस कर पाए। यही तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर्व एज कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक एंड पिटफॉल। यहाँ पे कहता है कि सीधी सी बात है, अगर कोरोना आ चुका है, कोरोना अगर आ चुका है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुका है, तो आपकी कंपनी को किस तरीके से ऐसी प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए जो कस्टमर तक पहुँच जाए। मतलब कि हमें कैसा, मैंने एक एग्जांपल आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि एक शॉप थी। ठीक है, इनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि अच्छे से हमें कस्टमर को यहाँ पे अपने शॉप पे बुलाना है, और अच्छे से एकदम अच्छे से यहाँ पे हम रिव्यू देंगे, अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे। ठीक है, और हम इतना अच्छे से रिव्यू देंगे कि मतलब कि कस्टमर यहाँ पे ही सोचने लगेगा कि अभी के अभी इस चीज़ को परचेस कर लेना है। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी थी, लेकिन कोरोना अगर लॉकडाउन हो गया तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे स्ट्रेटेजी में चेंज किया गया, और यहाँ पे वीडियो कॉल के द्वारा अपने कस्टमर्स को यहाँ पे क्या करा गया सर, कस्टमर्स को यहाँ पे सर्व करा गया।
तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो पीटफॉल होते हैं, कहीं न कहीं हमारी कोई मिस्टेक्स हो जाती है, राइट? तो उस मिस्टेक को हम कैसे सही करके अपने कस्टमर को यहाँ पे वापस से वैल्यू क्रिएट कर पाएँ, कस्टमर में अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाएँ, इसी का ही नाम है क्या सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है? और सीधी-सी बात है, अगर हमारी मिस्टेक्स हो रही है, उसे हम यहाँ पे कहीं न कहीं उसे सही करके, ठीक है? उसे सही करके हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। हम फ्यूचर को फेस कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं अपने मेजर डिसीज़न पे फ़ोकस अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है? हम प्रोएक्टिव बन पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम ये चीज़ करके अपनी सीधी-सी बात है कंपनी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अपनी कंपनी को लॉन्गेविटी तक पहुँचा रहे हैं। मतलब कि कहीं न कहीं लॉन्ग टाइम तक अपनी कंपनी चले, ऐसी यहाँ पे कोशिश होती है। ठीक है? तो ये पूरे का पूरा इम्पोर्टेंस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। यहाँ पे अच्छे से पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। बेसिकली आपके आईसीएम मॉड्यूल में देखें तो इसे 2-2 3-3 लाइन में समझाया गया है। ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये मेन पॉइंट होते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट लिखे गए ये मेन पॉइंट होते हैं। ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अगर वो जो आपके आईसीएम मॉड्यूल में जो गिवन है आपके पास में 2-2 3-3 लाइन की एक्सप्लेनेशन, वो एक बार पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में को कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं हमें नहीं पता। लेकिन अगर पूरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर, तब आप ये सिंपली हेडिंग लिख के भी आएँगे तो आपके पूरे नंबर पक्के, ठीक है? पूरे नंबर आपको मिल जाएँगे। उसमें रिलेटेड यहाँ पे 2-2 3-3 लाइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं कहूँ यहाँ पे सिंपली एक बार भी आपने ये 2-2 3-3 लाइन की जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ी होंगी, ठीक है? फिर अपनी लैंग्वेज में लिख देना। लेकिन ध्यान रहे सर, हेडिंग यही लिखना है, इसी लैंग्वेज में, ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे हेडिंग यही वर्ड में लिखना है, यही सेंटेंस में लिखना है। ठीक है? तो इसे एज़ इट इज़ याद करने की कोशिश करिए और जो इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार ऐसे मॉड्यूल पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एक आध बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना, राइट? अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो, ओके? इसके बाद यहाँ पे आता है सर लिमिटेशन। कहीं न कहीं देखा गया है कि जो चीज़ की यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, कहीं न कहीं उसी के साथ वो लिमिटेशन भी लेके आता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी चीज़ की बात करें, जिसका इम्पोर्टेंस है, लिमिटेशन भी उसी के साथ आता है। ठीक है? जो अच्छा है कहीं न कहीं बुरा भी बन सकता है। तो यहाँ पे कहता है कि सर लिमिटेशन की बात हो रही है। ठीक है? लिमिटेशन की बात हो रही है। ऐसी बहुत कम चीज़ें होती हैं जहाँ पे जिसके सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवांटेज होते हैं, लिमिटेशंस वग़ैरह नहीं होती। ठीक है? यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी है, लेकिन इसके एडवांटेजेस इतने बड़े हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन इस लिमिटेशन को यहाँ पे इग्नोर करके चलता है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बिना ऑर्गेनाइज़ेशन चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है। ठीक है? तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है? आरटीपी एमटीपी में था आई थिंक, पता नहीं। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि सर इसकी लिमिटेशन इतनी है, ठीक है? 4 पॉइंट बेसिकली लिमिटेशन है मेनली, ठीक है? पढ़ेंगे अभी। कहता है कि सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लिमिटेशन है, इम्पोर्टेंस है, राइट? तो लिमिटेशन है फिर भी ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को, हर एक ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अपनाता है। ऐसा क्यों? ठीक है? ऐसा क्यों? क्या लिमिटेशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए इर्रेलेवेंट है? तो आंसर इज़ नो, लिमिटेशन कभी भी इर्रेलेवेंट नहीं हो सकती, राइट? लिमिटेशन मतलब कि आपके पास में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? इन शॉर्ट, ठीक है? यहाँ पे जो 4 पॉइंट है, उस टाइम पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काम नहीं कर पाएगा। तो क्या लिमिटेशन को इग्नोर किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? आंसर इज़ नो। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस इतना मतलब बड़ा है कि उस लिमिटेशन को कहीं न कहीं इग्नोर करा गया है। ठीक है? तो इतना यहाँ पे लिमिटेशन को ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि इतनी लिमिटेशन है और यहाँ पे इतना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंस इतना बड़ा है कि लिमिटेशन वहाँ से दिखाई नहीं दे रही है, राइट? तो यहाँ पे क्या-क्या लिमिटेशन है वो देखते हैं। फिर वो जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आई थिंक आपके ऐसे मॉड्यूल में है तो मैं वो भी डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देख लेंगे क्वेश्चन है कि नहीं। तो कहता है कि सर लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहली एक लिमिटेशन होती है कि सर ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहीं न कहीं हाईली कॉम्प्लेक्स आपके पास में बन जाता है। सर क्यों? क्योंकि आप देखते हैं सर, मल्टीपल प्रोसेसेस करने हैं, मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजी देना है, ठीक है? मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजी बनाना है वगैरह-वगैरह चीज़ें। अब मैनेजमेंट को ये भी देखना है कि स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई हो रही है, ठीक है? उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, इवैल्यूएशन करना है, प्लस उस पे कंट्रोल भी रखना है। इवन एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। इतनी सारी प्रोसेसेस के अंदर प्रोसेसेस है कि कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्सिटी तो बनती है, राइट? और एनवायरनमेंट के बारे में तो आप खुद जानते हैं कि सर कितना हाईली कॉम्प्लेक्स है एनवायरनमेंट, ठीक है? कभी भी कुछ भी हो सकता है,
राइट? कभी भी अचानक से कॉम्पिटिटर सामने आके खड़ा हो सकता है, जैसे कि एयरटेल के सामने जियो खड़ा हो गया, राइट? तो यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसे कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, कहीं न कहीं एनवायरनमेंट मतलब कि हाइली कॉम्प्लेक्स, राइट? और ऐसे में हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, अभी-अभी मैंने कहा, एंड एग्ज़ैक्टली पिनपॉइंट हाउ इट शेप अप इन फ्यूचर, ठीक है? मतलब कि कोरोना आ चुका है, तो अब यहाँ पे फ्यूचर में इसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है? कोरोना से पहले किसको पता था कि सर कोरोना आ जाएगा? किसको पता था सर लॉकडाउन हो जाएगा, ठीक है? तो एनवायरनमेंट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, राइट? तो यहाँ पे कहता है ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट अबाउट इट फ्यूचर शेप में अ फ्यूल गो रॉन्ग, एंड आपके पास में कहता है कि जो स्ट्रेटेजी है, प्लान, उसको हम यहाँ पे क्या कर पाए, यहाँ पे कर पाए अपना इवेल्युएट। जो 4 डेज लिखा है ना, उसे कैंसिल कर दीजिए, इतना बड़ा याद तो रहेगा नहीं। तो इसके जगह आप यहाँ पे वर्ड लिखिए रिस्क, ठीक है? इसको कैंसिल करके यहाँ पे वर्ड लिख दीजिए रिस्क, ठीक है? रिस्क। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि आपके फ्यूचर फ्यूचर जो है वो सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स है। इसे यहाँ पे देखना कि भाई फ्यूचर कौन सा स्टेप लेके खड़ा हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो फ्यूचर हमारे लिए जो यहाँ पे हो सकता है कि हमारे लिए एडवांटेज लेके आए, हो सकता है हमारे लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज क्रिएट करे, रिस्क क्रिएट करे, ठीक है? तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे जो है फ्यूचर पे डिपेंड रहता है। हम फ्यूचर की बातें यहाँ पे प्रेजेंट में एस्टिमेट तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है? तो हाईली कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास में टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली इतनी सारी प्रोसेसेस करनी है, कुछ चुटकी में तो काम हो नहीं जाएगा, इतनी सारी प्रोसेसेस करनी है। क्या स्ट्रेटेजी बनाना इतना सरल है? आंसर इज़ नो, राइट? जियो ने ये जो आपके पास में कहता है कि सर ये प्लान लेके आए हैं, कुछ महीने फ्री प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या कुछ दिन में बन चुकी होगी? क्या मुकेश भाई अंबानी जो है वो आए और 2 मिनट में कुछ लोगों के साथ बैठ के ये स्ट्रेटेजी बना ली, तो क्या ये जियो क्रिएट हो गया? आंसर इज़ नो, असल में बिग नो, राइट? कहीं न कहीं ये चीज़ आपके पास में ये बहुत पहले से यहाँ पे बन के रखती है, मतलब कि बहुत डिस्कशन इस पे हुआ होता है, राइट? कुछ 2 मिनट में स्ट्रैटेजी बन जाती है और 2 मिनट में कंपनी बन जाती है, ऐसा क यहाँ पे कभी भी नहीं होता। राइट? तो कहीं न कहीं टाइम कंज्यूमिंग को आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इतनी सारी प्रोसेसेस है तो ऑब्वियसली कॉस्टली तो होगी ही होगी, ठीक है? खर्चा तो आपको जो है बड़े लेवल पे करना पड़ता है, राइट? तो बड़े लेवल पे खर्चा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट को बिठाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रोड चलते कोई भी आदमी को बिठा दिया कि चल आजा भाई अपने को स्ट्रैटेजी बनानी है। क्या ऐसा चलेगा? आंसर इज़ नो। ठीक है? बड़े-बड़े एक्सपर्ट लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है कि बताइए हमारी इस तरीके की ऑब्जेक्टिव्स है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और हमने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई क्या सही है या फिर नहीं? बड़ी डिस्कशन चलती है, ठीक है? बहुत टाइम निकलता है और बहुत कॉस्टली होती है, राइट? तो यहाँ पे कॉस्टली प्रोसेस भी रहती है और यहाँ पे आपके पास में फोर्थ आपके पास में पॉइंट निकल के आ जाता है कि अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका क्या मुँह रहेगा? मतलब कि फेस नहीं, मुँह, मतलब कि यहाँ पे ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ मुँह, ठीक है? मतलब कि उनकी क्या हलचल रहेगी, ठीक है? मतलब कि आगे वो क्या करने वाले हैं, ये भी भाई डिसाइड करना क्या सरल है? अगर पता होता कि जियो आने वाला है तो क्या एयरटेल कुछ और यहाँ पे जो है स्टेप ना ले लेता, ठीक है? लेकिन एयरटेल को पता ही नहीं चला, वोडाफ़ोन को पता ही नहीं चला, आइडिया को पता ही नहीं चला। राइट? तो ये भी आपके पास में एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो यहाँ पे टोटली 4 आपके पास में लिमिटेशन है और जो वर्ड आपको याद रखने हैं एज़ इट इज़, वो वर्ड निकल के आते हैं, हाइलाइट करेंगे आपके पास में, हाइलाइट करेंगे यहाँ पे जो वर्ड है कि एनवायरनमेंट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये वर्ड एज़ इट इज़ याद होना चाहिए, इसके अंदर फिर आप जो लिखे आपकी मर्ज़ी है, राइट? लेकिन ये वर्ड आपके पास में याद होना चाहिए। देखिए एज़ इट इज़ याद रखते हैं तो और बात ही क्या है, राइट? लेकिन मोस्टली स्टूडेंट नहीं रख पाते याद, राइट? इतना याद तो कैसे रखेंगे, ठीक है? ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होता है जो एज़ इट इज़ यहाँ पे चीज़ों को याद कर पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ बता के चलूँगा कि सर आपको कितना एज़ इट इज़ याद रखने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएँगे 60 मार्क, ठीक है? आप एग्ज़म्पशन क्रिएट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट?
तो यहाँ पे ये चीज़ जो मार्क करवा रहा हूँ वो आपको एज़ इट इज़ याद करनी पड़ेगी, बाकी का आप अपने समझ के अपने तरीके से लिखेंगे, राइट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है? ये एज़ इट इज़ आपके पास में याद होना चाहिए और सिंपल वो सेंटेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहाँ गया वो डिफ़िकल्ट हाँ, ये रहा। डिफ़िकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू द फर्म स्ट्रेटेजी, ठीक है? ये वर्ड आपको ये सेंटेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। तो ये आपके पास में लिमिटेशन है, इम्पोर्टेंस है और इसका मतलब हमने समझा। यहाँ पे आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पॉइंट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, अगर यहाँ पे देखा व्हाई डू बिज़नेस जो आपके पास में ऑपरेशंस है, अम, हाँ, ये रहा, ये वही क्वेश्चन है आपके पास में। ये वही क्वेश्चन है जो मैं अभी-अभी डिस्कस कर रहा था आपके पास में कि लिमिटेशन इतनी होने के बावजूद स्ट्रैटेजिक जो आपके पास में मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिज़नेस इसे ऑप्ट करके चलता है, इसका क्या कारण रहा? ठीक है? कि इतनी लिमिटेशन है, हमने देखी 4 लिमिटेशन है और बड़ी वाली लिमिटेशन है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इवन टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ पे इतनी सारी प्रोसेसेस होती है तो कॉस्टली भी देखने को मिलता है। और इवन दो हमें कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी बना ले, लेकिन कॉम्पिटिटर के जो स्ट्रैटेजीज़ है, उसका रिस्पॉन्स करना थोड़ा-सा हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। तो इतने लिमिटेशन बड़ी-बड़ी होने के बावजूद यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ऑप्ट करने का यहाँ पे बिज़नेस का क्या मतलब निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली प्रोसेस है, मानते हैं, ठीक है? येट ऑल ऑर्गनाइजेशंस वांट टू आपके पास में इंजल्ड इनटू आपके पास में एंड व्हाई? यहाँ पे इंड्यूज इनटू का मतलब होता है इंड्यूज इंजल्ड, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन निकल के आते हैं, ठीक है? काफ़ी सही प्रोनाउंसिएशन में फोकस नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ट्रांसलेटेड का प्रोनाउंसिएशन ले तो यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, राइट? लेकिन हमें यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं, स्पेलिंग पे फोकस करना है और इसका मतलब पे फोकस करना है, राइट? तो यहाँ पे देखिए अगर इसका मतलब समझे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि टू डू समथिंग, ठीक है? कुछ करना है हमें यहाँ पे। तो क्या कहता है सर, येट ऑल ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डू समथिंग, कहता है व्हाई? यहाँ पे कहता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके पास में कॉस्टली है, टाइमली है, फिर भी यहाँ पे टू डू समथिंग मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फिर भी ये करना चाहती है, व्हाई? क्यों? तो कहता है बिकॉज इवन दो इट इज़ अ लिमिटेशन, इट हैज़ अ लिमिटेशन, इनके पास लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी इनका इम्पोर्टेंस इतना मतलब कि ज़्यादा है कि वहाँ से हम अगर देखें तो लिमिटेशन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, राइट? मतलब कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशन को चलाना ही इम्पॉसिबल जैसा है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा इवन दो इसके पास लिमिटेशन है, ठीक है? क्योंकि इतनी लिमिटेशन इतनी ऐसी नहीं है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ले डूबे, ठीक है? हाँ, कॉस्टली है, मानते हैं कॉस्टली है। हाँ, कॉम्प्लेक्स है, मानते हैं कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे इसका इसका इम्पोर्टेंस इतना बड़ा है कि वहाँ से लिमिटेशन हमें दिखाई नहीं देती है, राइट? कहता है कि इम्पोर्टेंस ओवरवेट आउटवेट इट्स शॉर्टकमिंग, अ बिज़नेस कैन नॉट ऑपरेट एंड सक्सीड विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बिना तो सीधी-सी बात है कि हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है। ठीक है? इसलिए यहाँ पे वर्ड आपके पास में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे ख्याल से, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, राइट? एग्ज़ाम में कहीं पे भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, एक बड़ा केस स्टडी बना सकते हैं इस पे केस स्टडी बड़े आराम से बन सकता है कि एक्स वाई जेड कंपनी का नाम देंगे, ऑर्गेनाइजेशन है, कहता है कि इनके पास में देखा इन्होंने कि सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन है, ठीक है? ऐसी केस स्टडी देगा, फिर वहाँ पे नीचे आपको लिखा जाएगा कि सर ये जो एक्स वाई जेड कंपनी है, इन्होंने देखा कि लिमिटेशन बहुत बड़ी-बड़ी है। फिर 2-3 लिमिटेशन के बारे में बात करेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 लिमिटेशन की बात करी कि सर टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है। तो वहाँ पे भी कहेगा कि सर टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, ठीक है? तो ऑर्गेनाइज़ेशन ये सोच रही है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बिना ही हम यहाँ पे बिज़नेस को चला लें। तो क्या इनका डिसीज़न सही है या फिर नहीं? ऐसे केस स्टडी पूछी जा सकती है। तो हम कहेंगे कि ये डिसीज़न सही नहीं है क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होता है, ठीक है? बिज़नेस के लिए। इसके बिना बिज़नेस सोचना ही गलत हो जाएगा आपके पास में,
ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट आप अच्छे से लिख के आएंगे कि इम्पोर्टेंस यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है कि लिमिटेशन वहाँ से दिखाई नहीं देती, ठीक है। इवन दो इट हैज़ इट्स लिमिटेशन, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंस आउटवेट इट्स शॉर्ट कमिंग, ठीक है। कि इसका इम्पोर्टेंस इतना बन जाता है कि वो लिमिटेशन को कहीं ना कहीं कम कर देता है, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में। अब मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाते वक्त, स्ट्रेटेजी वगैरह पढ़ाते वक्त, तो मैंने कहा था सर विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक पे आ जाते हैं 1.5, ये आपके ऐसे मॉड्यूल का ही पेज है, ठीक है। ये चीज़ वहीं से पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे इससे आप नोट डाउन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे मॉड्यूल का पेज है तो मतलब कि ये हम ऐसे मॉड्यूल में ही मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, हालांकि आप एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपके हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं तो उससे पढ़ना और आईसीएम मॉड्यूल से पढ़ना, ये दोनों में बड़ा ही फ़र्क रहेगा। वो आपको उस टाइम पे समझ आएगा जब आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हालांकि ये कॉपी पेस्ट ही आपको करना है, राइट। कुछ टॉपिक में मैं कुछ पॉइंट में आपको जो है वर्ड आपको एक्सचेंज करवा सकता हूँ, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे करवाया रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन बाकी तो सारी एज इट इज़ चीज़ें ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोचेंगे एज इट इज़ है तो यहाँ तक तो हमने नोट बनाए, ठीक है। यहाँ तक तो आपने नोट्स ऑब्वियसली बनाए होंगे जो मैंने अपने सेपरेटली प्रोवाइड किए इसलिए, लेकिन यहाँ से स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे सर, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आईसीएम मॉड्यूल में ही मार्क कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे सर, मैं अभी आपको एडवाइस दे देता हूँ कि चीज़ें अगर आपने हाथ से लिखी होगी तो उससे पढ़ने में और अपने आईसीएम मॉड्यूल से पढ़ने में फ़र्क होगा, ठीक है। अगर आपके पास वक्त है तो कंपलसरी इसे नोट डाउन करिए। और मेरे ख्याल से अभी जो स्टूडेंट यहाँ पे, जब मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी जो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, उनके पास तो वक्त है सफिशिएंट, राइट। नोट डाउन करने में स्पीड रखिए, इतना नहीं कि इतने अच्छे से लिखे, सजा सजा के लिखे कि 2-3 घंटे तो इसमें ही निकल जाए। थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी और यही स्पीड आपको हेल्प करेगी एग्जाम टाइम में, राइट। तो अभी से प्रैक्टिस करिए कि हम स्पीड में और अच्छे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एडवाइस दे दी है, फिर आपकी मर्जी है आगे क्या करना। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है सर? स्ट्रेटेजिक इंटेंट और कुछ नहीं है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव और वैल्यू को अगर जॉइंटली कहा जाए, मतलब कि इन सबको जोड़ दिया जाए तो वो है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। उसे हम नाम दे देते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब यहाँ पे विजन का मतलब क्या होता है, मिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव और वैल्यू क्या है, इसी सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज डायनामिक प्रोसेस, एक डायनामिक प्रोसेस है। कहता है कि हमें यहाँ से क्या होता है सर, वापस से रिपीट हो रहा है चीज़ें, ठीक है, वो अभी अभी पढ़ा है मैंने कि भाई स्ट्रेटेजी को हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है, ठीक है, क्राफ्ट वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है, इवेल्युएट करना है, प्लस ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है सर, कंट्रोल भी करना है। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के वापस रिपीटेशन हो रहा है कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। कहता है कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट यहाँ पे क्या पॉइंट लेके आता है, कहता है टू रिलीज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मतलब कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट को ही हम इनडायरेक्टली यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके स्ट्रेटेजिक इंटेंट को ही हम फोकस कर रहे हैं, सीधी सी बात है अगर हम समझने की कोशिश करें इसे। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते वक्त मैंने कहा सर एक मैनेजमेंट होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है, जिसका मतलब हम समझ के आए। तो मैंने कहा कि सर मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी वगैरह जुड़ जाते हैं, समथिंग प्रोसेस होता है, प्लानिंग वगैरह सीखे, प्लानिंग, क्राफ्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। तो ये प्रोसेसेस होते हैं, जुड़ जाते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बन के निकल के आता है। तो सर यहाँ पे मैंने क्या कहा, सर स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट वगैरह जुड़ के आते हैं, वही आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं स्ट्रेटेजी का मतलब समझा रहा था आपको, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा था, स्ट्रेटेजी किस पे बेस होती है, स्ट्रेटेजी बेस होती है विज़न, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे क्या मिशन है, क्या हमारा विजन है, क्या गोल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पे ही तो हम बेस स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। हम क्या सोच रहे हैं, किसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहता है कि अगर स्ट्रेटेजिक इंटेंट को हम इनडायरेक्टली ही फोकस कर रहे हैं अपना जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फोकस पे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा क्या करता है सर, स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड हम सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। तो यही चीज़ हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं सर, रिलीज़ कर रहे हैं अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट,
ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट रिफर्स, यहाँ पे बात कर रहा है सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में। अब धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक इंटेंट रिफर्स टू पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीव्स फॉर द सीनियर मैनेजर्स मस्ट डिफाइन, कहता है कि व्हाट दे वांट टू डू एंड वाई दे वांट टू डू। ठीक है, कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो बेसिकली विजन मिशन और गोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है, और उसी में कहता है कि व्हाट दे वांट टू डू और वाई दे वांट टू डू। ये पॉइंट हमें अच्छे से पढ़ना है, ये पॉइंट हमें अच्छे से पढ़ना है। इसी में ही कहीं ना कहीं विजन और मिशन छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी मैं मार्क करवा रहा हूँ, इसी को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, विजन और मिशन के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे व्हाट दे वांट टू डू और व्हाई दे वांट टू डू, इसे ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इसे इसी में ही कहीं ना कहीं विजन और मिशन छुपे हुए हैं। तो विजन और मिशन छिपे हुए हैं, विजन और मिशन पढ़ेंगे तभी इस सेंटेंस को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहता है, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया है कि वाई दे वॉन्ट टू डू, ये क्यों करना चाहते हैं, वाई दे वॉन्ट टू डू। ठीक है, ये क्यों करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, व्हाट दे वॉन्ट टू डू और वाई दे वॉन्ट टू डू, ये जो डिफाइन करना। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ये डिफाइन करता है, ये डिफाइन कौन करेगा, ओबियसली मैनेजमेंट, और हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं सीनियर मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे वाई दे वॉन्ट टू डू रिप्रेजेंट क्या करता है सर, वाई दे वॉन्ट टू डू का मतलब है कि वो फर्म एग्जैक्टली क्या करना चाहती है, उनकी डिज़ायर क्या है। ठीक है, तो कहता है कि क्लैरिटी इन द स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर सक्सेस। क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, मतलब कि क्यों आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कहीं ना कहीं आपके कोई फिक्स ऑब्जेक्टिव है, तभी आप इस तरफ से आगे बढ़ पाएंगे। स्ट्रेटेजी तभी बनेगी जब आपके पास में ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन क्लियर होंगे। ठीक है, लेकिन ये अगर आप कहें कि ऑर्गेनाइजेशन बनाए लेकिन पता नहीं क्यों बना है, ठीक है, ऐसे ही बना दिया, तो यहाँ पे सीधी सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेंगी ही कैसे, क्योंकि आपके पास में ना ही कोई ऑब्जेक्टिव है ना ही कोई गोल है। ठीक है, तो यहाँ पे गोल और ऑब्जेक्टिव होना इंपॉर्टेंट बात है, कहता है कि वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सट्रीमली आपके पास में इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। सीधी सी बात है, अगर आपके पास में यही चीज़ क्लियर नहीं है तो आप जो है ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, राइट। तो सीधी सी बात है कि वाई दे वांट टू डू और व्हाट टू, वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये तो आपके पास में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ये तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले ही आपके पास में क्लियर होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे वर्ड आ जाइए, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे रिफर करके चले। स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर। अभी अभी मैंने कहा कि सर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ठीक है, मतलब कि क्यों ये बना रही है, कैसे करेंगी। ठीक है, यही चीज़ आपके पास में इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है। ये तो इवन मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले ही आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन वाई एंड व्हाट। ठीक है, क्या करना चाहेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन बना के। ठीक है, व्हाट दे वांट टू डू, क्या करना चाहेंगे, और वाई दे वांट टू डू, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बना लिया तो वो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, क्यों बना रहे और क्या करेंगे इससे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो पहले ही क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में क्या फोकस करके चलेंगे ये हमारे पास में क्लियर हो पाए। ठीक है, तो इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीव और स्टैंड फॉर, मतलब कि कहाँ पे रुकना चाहते हैं हम, कहाँ तक जाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं हम यहाँ पे, अगर मैं विजन और मिशन की बात हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दे दूँ, तो देखिए कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँगा जो आपको हेल्प करेगा कि कैसा यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे कुछ स्टेप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे तो इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके के स्टेप होते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर तो हूँ नहीं कि एग्जैक्ट यहाँ पे स्टेप मैं क्रिएट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीए फैकल्टीज़ की, तो सीधी सी बात है थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट करके चलिएगा। स्टेप छोटे बड़े, ठीक है, आड़े टेढ़े हो सकते हैं, तो इसको यहाँ पे इग्नोर करके चलिएगा। बाकी ये स्टेप है, ये मैं बता दूँ, राइट। चलिए, तो मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं। मैं यहाँ पे इसको अपने ही लेवल के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे सर फाउंडेशन लेवल है, ये फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे फाउंडेशन अपने सीए की ही बात करें तो फाउंडेशन लेवल है, कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनल लेवल है,
और कहीं न कहीं ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो मेन आपके पास में बन गया, वो है यहाँ पे सीए दिख रहा है, ठीक है? हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है? और हमें यहाँ पे जाना है। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करा। इसी चीज़ से आपको विज़न, मिशन और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए, देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ से हम कुछ सोच रखेंगे, ठीक है? तभी तो हम वहाँ पे जा पाएँगे। अभी-अभी मैंने कहा कि सर आपके पास में व्हाई दे वांट टू डू और व्हाट दे वांट टू डू ये तो क्लियर होना ही चाहिए इवन ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने से पहले, कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ कही कि सर अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और किसी दिशा में आप जाना चाहते हैं, तो वो दिशा में क्यों जाना चाहते हैं और क्या करेंगे वहाँ जाके, ठीक है? ये चीज़ आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। तो वो चीज़ है सर सीए। यहाँ पे हम खड़े हैं सीए बनना चाहते हैं। तो ये जो आपके पास में जो दूर का यहाँ पे जो हमारा फ़ोकस है, ये जो फ़ोकस है दूर का, हम ये लेना चाहते हैं, यहाँ पे बनना चाहते हैं, ठीक है? ये जो फ़ोकस रहता है ना दूर का, उसे हम कहते हैं सर विज़न है हमारा। ये क्या है सर विज़न? मतलब कि कहीं न कहीं ये हमारा मेन फ़ोकस है। उसी को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा मेन फ़ोकस है, उसी को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे क्या सर ये विज़न है। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे, राइट? ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। एग्ज़ाम टाइम पे अगर रिवीजन करना रहेगा तो ये डायग्राम ही आपको हेल्प करेगा। इसी से ही अगर आप इसकी ये डायग्राम देख के ही अगर आप जो है यहाँ पे अगर अपनी थियरीज़ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे समझिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें यहाँ तक पहुँचना है। मतलब कि विज़न हमने क्लियर कर लिया है कि सर ये है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे विज़न पे पहुँचना है। तो कहीं न कहीं विज़न क्या ऐसे ही पहुँच जाएँगे? नहीं सर, बीच में काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें देखें, तो काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ठीक है? सर फाउंडेशंस है, सर इंटरमीडिएट ये लेवल है, जिसको हमें पार करना है। ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स है, कहीं न कहीं सिचुएशंस है, ठीक है? तो ये हमें पार करनी है, तभी तक हम यहाँ पे कहाँ पे पहुँच पाएँगे? सर विज़न तक पहुँच पाएँगे। तो कहीं न कहीं हमें एक-एक करके ये स्टेजेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो स्टेप दिख रहे हैं, ये स्टेप को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, इस पे चढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तभी हम यहाँ पे सीए पे पहुँच पाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं मैं कहूँ कि सर फाउंडेशन लेवल एक स्टेज है, इंटर एक स्टेज है, फाइनल एक स्टेज है, तो हमें एक-एक करके इसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले फाउंडेशन पे फ़ोकस करें, ठीक है? फाउंडेशन पे फ़ोकस करें, उसे क्लियर करें। इसके बाद मैं बात करूँ सर इंटरमीडिएट पे फ़ोकस करें, उसे क्लियर करें, ठीक है? इसके बाद मैं सर बात करूँ फाइनल पे फ़ोकस करें, उसे क्लियर करें, राइट? तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ सर। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर एक-एक स्टेज को फ़ोकस करें और उसे क्लियर करें। तो इसी स्टेज को फ़ोकस करके इसे क्लियर करने में हम कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये सक्सेस हुआ, इसके बाद इंटरमीडिएट, उस पे भी कुछ प्लान बनाना पड़ता है, कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ये सक्सेस हुआ फाइनल, फाइनल में भी कुछ प्लान बनाना पड़ता है, एक-एक करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम जो ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक स्टेज को लेके, तो ये जो सारे स्टेजेस है वो कहीं ना कहीं मिशन है। क्या है सर? मिशन। मिशन जो है वो तब क्रिएट होता है जब आपके पास में विजन क्लियर हो, ठीक है? मिशन कब यहाँ पे आ जाएगा? सब जब विजन आपके पास में क्लियर हो। मतलब कि विजन जहाँ पे है उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे जो स्टेजेस है वही का नाम है मिशन। ये एक एक करके हमारे मिशन होते कि सबसे पहला मिशन फाउंडेशन, इसके बाद मिशन इंटरमीडिएट और इसके बाद मिशन फाइनल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है। मिशन और विज़न आपके पास में क्लियर होना चाहिए। ये 2 टॉपिक क्लियर होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद तो सारी चीज़ें ईज़ी है, राइट? मिशन और आपके पास में विज़न क्लियर होना कंपल्सरी है, ठीक है? तो ये क्या चीज़ कम आपको समझ में आई? सीधी-सी बात है कि जो आज यहाँ पे खड़े होके जो चीज़ हम देख रहे हैं, वो विज़न है, ठीक है? इसीलिए कहीं न कहीं आप देखते हैं कि विज़न को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अगर विज़न को हमें ड्रॉ करना है, ये कुछ आई इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और लिखा जाता है आई, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं हम देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, ठीक है? वो चीज़ हमें यहाँ पे जहाँ तक हम देख रहे हैं वहाँ पे हमें पहुँचना है, वही विज़न है। इसलिए यहाँ पे विज़न को कुछ आई इस तरीके से आइकन से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये तो आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए था कि आई आइकन होता है इसका, कि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो विज़न है और विज़न तक पहुँचने के लिए जो हम यहाँ पे छोटे-छोटे यहाँ पे लेवल्स होते हैं, वो मिशन है, ठीक है? और मिशन को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।
जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सर प्लान बनाया है, ठीक है, उसे पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है। तो यहाँ पे देखिए यही बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में क्या चाहता है तो विजन क्या है आपका, ठीक है, मिशन क्या है आपका, ये चीज़ आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। यही स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपको आइडिया देता है कि आपको कहाँ पे पहुँचना है, वो क्लियर करिए, कैसे जाएंगे वो क्लियर करिए, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि आंसर द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेव एंड स्टैंड फॉर, हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, यहाँ पे हम क्यों खड़े हैं और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं और क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसके बाद अगर मैं कहूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, चलिए ये सारी चीज़ें तो मैं अभी अभी मैं आपको जो यहाँ पे डायग्राम से बताया है वही चीज़ है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये आप एक बार रीड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसे रीड कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं आपको बता चुका हूँ। इस डायग्राम को ज़रूर से यहाँ पे स्टिकी नोट से द्वारा यहाँ पे चिपका देना ताकि आपके पास में ये हेल्पफुल रहे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सर विजन कहाँ पे था, मिशन कहाँ पे था, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब आइए एक एक करके इसके पास में यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। सर विजन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो यहाँ से जो हम देख रहे हैं, जो हमें इसे अचीव करना, अभी किया नहीं है लेकिन इसे अचीव करना चाहते हैं, तो यही हमारा क्या है सर, विजन। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये एक फ्यूचर पोजीशन है। विज़न एक फ्यूचर पोजीशन है, राइट। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं लेवल, ठीक है, इसे पार कर करके हमें जो है विज़न तक पहुँचना है। तो कहीं न कहीं ये जो मिशन है, ये जो लेवल है, ये क्या है सर, मिशन। ये मिशन कहीं न कहीं प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट पॉसिबल क्या कह सकते हैं, प्रेज़ेंट कैपेबिलिटी कह सकते हैं, प्रेज़ेंट यहाँ पे पोजीशन कह सकते हैं, चलिए प्रेज़ेंट पोजीशन ही कह सकते हैं कि प्रेज़ेंट पोजीशन जो है वो आपका क्या है सर, मिशन, ठीक है। तो विजन और मिशन हमारे पास में क्लियर हो जाता है कि विजन मतलब कि फ्यूचर और मिशन मतलब कि प्रेजेंट, ठीक है। ये दो चीज़ मैंने एकदम से हाईलाइट करके रखी है क्योंकि ये दो चीज़ तो आपके आंसर में होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं इस चीज़ को। कहता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें सर विजन की, तो कहता है कि विजन इम्प्लाई ब्लू प्रिंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में या फिर आपके पास में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए विजन जो है वो ब्लू प्रिंट है कंपनी का, इसे एक्सप्लेन करिए। तो एक्सप्लेन करने के लिए इतनी चीज़ आपको लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो कहता है विजन इम्प्लाइज द ब्लू प्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजिशन, फ्यूचर पोजिशन की ब्लू प्रिंट मतलब कि विजन। कहीं न कहीं ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट, हम यहाँ पे बोर्ड अपने जो 12th ये 10th में पढ़ते थे वहाँ पे ब्लूप्रिंट करके आता था, राइट। जिसमें लिखा होता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएंगे। ये ब्लूप्रिंट देख के हम क्या करते थे सर, हम ब्लूप्रिंट देख के वही चैप्टर पे फोकस करते थे कि उस चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चन पढ़े जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था सर, हम यहाँ पे ब्लूप्रिंट में देखते थे कि चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे सर, वही एक एक करके चैप्टर में 5 नंबर के जितने क्वेश्चन है उसे क्लियर करते थे। तो कहीं ना कहीं ये ब्लूप्रिंट ने क्या किया सर, आपको यहाँ पे जो है दायरा दिया, आपको यहाँ पे रास्ता बताया, आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लेवल दिया है कि उस तरीके से आप पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए, 10 नंबर के क्वेश्चन शुरू करिए, 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू करिए इस चैप्टर में से। तो ये ब्लूप्रिंट आपको क्या दिखाता है, एक वे दिखाता है, ठीक है। फोकस फिर आपको अपने तरीके से करना पड़ेगा, प्लान अपने तरीके से बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कौन से चैप्टर को पहले पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। ब्लूप्रिंट सिर्फ आपको क्या देगा सर, एक फोकस देगा, एक वे देगा कि आपको इसको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो फ्यूचर पोजीशन है विजन, जो कि क्लियर होगा तभी मिशन निकल के आएगा, ठीक है। तो विजन आपके सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। कहता है इट डिस्क्राइब्ड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, मतलब कि हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वर विज़न वही क्लियर करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिशन की, जितना मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़ेंगे, उसे अच्छे से हाईलाइट करेंगे आप अपनी बुक में और बाकी का अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना समझ के चलिए कि वो तो आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है उसे सिंपली आपको एक एक बार रीड कर लेना है,
एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? इतना मान के चलिए। देखिए आपके पास में विजन, अब बात करते हैं मिशन की, ठीक है? ये सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट आपके पास में एक डिटेल व्यू जो है वो भी आपके ऐसे मॉड्यूल में है। हम यहाँ पे ऊपर से पढ़ा रहे, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा सर, इसके बाद इसे डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है? एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। और मैं जो बता रहा था लेक्चर की स्टार्टिंग में, कि इतना आपने वीडियो पार्ट 1 को सपोर्ट किया है, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ झलक की रेगुलर में कैसा होता है, ठीक है? रेगुलर क्लास में कैसा होता है वो भी आपको झलक देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सर मिशन। मिशन को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर विजन को क्लियर करते ही आप मिशन पे लग जाते हैं। कहता है मिशन जो है वो बिजनेस, आपके पास में जो फर्म का बिजनेस है उसमें जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम डिसाइड करते हैं और उस तरीके से आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विजन की तरफ। कहीं न कहीं प्रेज़ेंट कैपेबिलिटी होती है, प्रेज़ेंट पोज़ीशन होती है आपकी, ठीक है? तो उस पे हम फ़ोकस करते आगे बढ़ते हैं हमारे पास में। कहीं न कहीं ये एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन दैट द रीज़न फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। हम यहाँ पे क्यों एक्ज़िस्ट करते हैं, ये बताना मतलब कि मिशन, ठीक है? मतलब कि अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर हम यहाँ पे खड़े, ठीक है, ये हमने फाउंडेशन क्लियर किया है, अब यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्यों है सर? यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमें इंटरमीडिएट, जो हमारा मिशन इंटरमीडिएट है उसे क्लियर करना है। सर यहाँ पे खड़े हैं मतलब कि यहाँ पे क्यों है सर? हमारा मिशन फाइनल क्लियर करना है, ये हमारा एग्जिस्टेंस दिखाता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे कहता है इट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, ठीक है? इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, ठीक है? हमारे पास में जो कंपनी के साथ जुड़े हुए पर्सन्स हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें यहाँ पे पर्पस दिखाता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, किस लिए है और किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है? ये मिशन और विजन जो है वो अपने स्टेक होल्डर होते हैं, मतलब कि कंपनी के साथ जुड़े हुए जो पर्सन होते हैं वो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? कहीं न कहीं कंपनी को ये तो क्लियरली बताना ही पड़ता है कि उनका विजन और मिशन क्या है, तभी शेयर होल्डर वगैरह इन्वेस्टर है वो इसमें अपना योगदान देंगे, ठीक है? तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपने विजन और मिशन क्लियर होने कंपल्सरी है, ठीक है? अभी मैं विज़न और मिशन के आपको जो है एग्ज़ाम्पल्स भी दिखाऊँगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है सर, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अभी-अभी मैंने कहा कि सर जैसे ही आप मिशन क्लियर कर लेते हैं, आपके पास में मिशन क्लियर है कि फाउंडेशन है, यहाँ पे इंटर है, यहाँ पे फाइनल है। जैसे मिशन क्लियर हो जाते हैं, आप कुछ प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एक-एक स्टेज के लिए। फाउंडेशन क्लियर करना है तो उसके लिए कुछ प्लान बनाएँगे, स्टडी प्लान वगैरह। इंटर है तो उसके लिए प्लान, फाइनल है तो उसके लिए प्लान। ये प्लान बना रहे हैं, ठीक है? वही मैंने कह दिया कि सर वो गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स है आपके। कहीं न कहीं हम जो है क्या करते हैं सर, यहाँ पे हम खड़े हैं, मान लीजिए, ठीक है? यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पे खड़े हैं तो हम सबसे पहले फ़ोकस करेंगे अपना फाउंडेशन क्लियर करें, ठीक है? तो फाउंडेशन को सबसे पहले फ़ोकस करेंगे और उससे रिलेटेड प्लान बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे फाउंडेशन पे फ़ोकस कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा गोल बन जाता है। ठीक है? यहाँ पे फाउंडेशन तक पहुँचना है तो ये जो हमारा स्टेज रहता है वो क्या बन जाता है सर, गोल है हमारा। ये प्लान बनाते हैं, ये प्लान क्या है सर, गोल है हमारा। ताकि हम फाउंडेशन तक पहुँच जाएँ, ठीक है? और फाउंडेशन जो लेवल है उसे हम मिशन कहेंगे। और ये सारी लेवल को पार करके हम क्या करना चाहते हैं सर, सीए, तो ये हमारा विज़न है, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ कहेगा कि सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बेसिकली जो मेन है वो ओवरऑल प्लान ही है, ठीक है? ओवरऑल प्लान आपके पास में। ठीक है? तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे मेन क्या रहा सर, मेन है ओवरऑल प्लान प्रोवाइड करना ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है सर वैल्यू। वैल्यू आज कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता, ठीक है? कि जियो ने अभी एंट्री करी तो वो क्या करना चाहता था सर, अपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहता था, गुडविल बनाना चाहता, तभी तो यहाँ पे कस्टमर बेस बनेगा। कस्टमर का ट्रस्ट मतलब कि वैल्यू। ठीक है, कस्टमर का ट्रस्ट यहाँ पे संभाल के रखना मतलब कि वैल्यू। आज टाटा की एग्जांपल देख लो कि टाटा बेसिकली इनका फोकस क्या रहता है सर, कस्टमर का ट्रस्ट बना रहा है, ठीक है, और कस्टमर का यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। टाटा यहाँ पे इस पे फोकस करता है, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट यानी कि वैल्यू,
ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे कहना चाहता है कि सर वैल्यू इसे डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ। इसे सारी चीज़ों को विज़न है, मिशन है, गोल है, इसे अच्छे से यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, राइट? तो यहाँ पे हम ऊपर-ऊपर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे डिटेल में आपके आईसी मॉड्यूल में गिवन है चीज़ों को। तो वैल्यू की मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे मैं कह रहा था कि मेनली कस्टमर फ़ोकस, राइट? तो कस्टमर फ़ोकस इज़ आपके पास में वैल्यू, और वैल्यू गुडविल आपका होना एक मेन चीज़ है, ठीक है? अगर आपके विज़न सही है, आपके मिशन सही है और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सही रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट होके निकलेगी, ठीक है? कहीं न कहीं एक एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ़न रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द कंपनी फाउंडर, ठीक है? कहीं न कहीं जो वैल्यू आपकी कंपनी की है, कहीं न कहीं वो उसके फाउंडर की वैल्यू दिखाता है। मतलब कि फाउंडर कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है, वही क्रिएट करके आएगा सर कंपनी की वैल्यू, ठीक है? मतलब कि आप कितनी अच्छे से विज़न बना रहे हैं, अपने अच्छे से मिशन है, आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कितना है, कैसा है, ठीक है? वही क्रिएट करेगा आपकी वैल्यू, ठीक है? ये किसने कहा था सर? एचपी ने कहा था, ठीक है? एचपी ने कहा था यहाँ पे, किसने कहा था सर? एचपी। एचपी कौन है सर? हॉलेट पाकर्ड, ठीक है? ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये एग्जाम्पल है वैल्यू के लिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इसे सिंपली एक बार रीड करना होता है, इसे याद करने लायक तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसे आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा अगर आपने रीड करा है तो। रीड अच्छे से करिएगा, 2 बार रीड करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? बस एक आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो कहीं न कहीं वो चीज़ एमसीक्यू में जब पूछी जाएगी, आपको याद हो जाएगी, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, अब मैं बात कर रहा था सर विज़न, मिशन को, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अगर अच्छे से अगर पढ़ना हो, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखने चाहिए। विज़न ऐसे ही याद नहीं, हालाँकि हमें क्लियर हो चुका होगा सर विज़न क्या है, मिशन क्या है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखे हो, तो मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वैल्यू, इस सभी को अच्छे से याद रखने के लिए हमारे पास में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल अगर देखे हो, तो चीज़ों को बड़े ध्यान से याद कर सकते हैं। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास में जो लेक्चर नंबर 1 था, इतना सपोर्ट बना रहा कि अब मैं यहाँ पे आपको कुछ रेगुलर लेक्चर में कैसा होता है, उसकी झलक दिखाते हैं। सर यहाँ पे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल ले रखे हैं जो आपके लाइव एग्ज़ाम्पल हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं। जहाँ पे हम ये चीज़ गूगल पे लेके गए आपको, ठीक है? और गूगल से ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है? तो ये आपके नॉलेज पर्पज़ से है, लेकिन अगर इसे आप देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे टॉपिक कितना आसान हो जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें हमें अगर पढ़ी हो, तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है अपनी स्टडी में, ठीक है? ये सारी चीज़ें रेगुलर लेक्चर में पढ़ाई जाती है, ठीक है? लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ यहाँ पे कुछ झलक दिखाई जाए, ठीक है? हम यहाँ पे पूरे का पूरा रेगुलर लेक्चर तो यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका जैसा सपोर्ट रहेगा वैसा आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा था सर कि अगर आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा, कमेंट्स आपकी, लाइक आपकी, ठीक है, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइबर्स आपकी, तो लीजिए आपके सामने यहाँ पे चीज़ें है, जैसा आपका सपोर्ट वैसा आपको दिखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए आपका सपोर्ट का यहाँ पे रिज़ल्ट क्या निकल के आया, कि आपके सामने गूगल पे हम चले गए हैं और गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकली हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए मिशन और विज़न को क्लियर करना है, इसके बाद वैल्यू को भी क्लियर करेंगे। सर मिशन और विज़न एग्ज़ैक्टली हमें समझ नहीं आया क्लियर क्या होता है सर? आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया सीए का, उससे काफ़ी सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखें तो आपके पास में ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तो हमने कुछ एग्ज़ाम्पल लेके आएँगे, ठीक है? फ्यू एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पे क्या-क्या एग्ज़ाम्पल मैं लेके आया हूँ। तो सर यहाँ पे सबसे पहले मैं गूगल का एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ। गूगल का मिशन और विज़न क्या है? तो सर अगर गूगल के विज़न की बात करें सबसे पहले, तो गूगल ने क्या यहाँ से खड़े रह के क्या देख रहा है गूगल, ठीक है? हमारा यहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसको कंबाइन लेके चलेगा, ठीक है? कि यहाँ पे हमने क्या सोचा था सर, सी इज़ विज़न। इसी तरीके से गूगल भी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से ये चीज़ देख रहा है विज़न। तो ये चीज़ क्या देख रहा है? गूगल का क्या विज़न है देखते हैं। कहता है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। गूगल ये देख रहा है कि एक दिन हमें ये बनना है। क्या बनना है? कहता है कि हर एक पर्सन के पास गूगल हो और वो एक क्लिक करते ही अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है उसके पास में प्रोवाइड हो जाए। कहीं न कहीं ये हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ करने में गूगल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ भी चुका है। आज मुझे यही इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये जो एग्ज़ाम्पल, ये कहाँ से है सर? गूगल से।
गूगल ही कहीं न कहीं हेल्प करता है कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स पढ़ाए जाए, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये इसी चीज़ को अचीव करने के लिए कहीं न कहीं वर्क कर रहा है, ठीक है? तो इनका यहाँ पे मेन क्या है सर, मेन यहाँ पे फ़ोकस क्या है सर, विज़न क्या है? मेन विज़न जो है, फ़ोकस जो है, वो है कि कहीं न कहीं एक क्लिक करते ही आपके पास में इन्फॉर्मेशन आ जाए और उसके लिए ही ये काम कर रहा है अभी, ठीक है? तो ये विज़न है कि हमें यहाँ पहुँचना है, हमें यहाँ पे ये पहुँचना है, ठीक है? कि हमारे जो यूज़र्स हैं, वो एक क्लिक करते ही उसे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक ही क्लिक में उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है? लेकिन इससे रिलेटेड कुछ मिशन भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसे ही विज़न तक नहीं पहुँचा जा सकता, विज़न के लिए मिशन हमारे पास में बने होने चाहिए। तो कहता है कि गूगल का मिशन क्या रहेगा इस विज़न को पहुँचने के लिए, इसके पास मिशन क्या है सर? तो कहता है कि गूगल का मिशन स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि टू ऑर्गेनाइज़ वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूज़फुल। यहाँ पे बड़े ध्यान से। सर विज़न क्या है? गूगल ने क्या देख रखा है? किसके लिए काम कर रहा है? सर यहाँ पे विज़न इसका ये है कि एक ही क्लिक में हमारे यूज़र सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लें। उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एक ही क्लिक सफिशिएंट, ठीक है? ये चीज़ कहना चाहता है गूगल और इसके लिए कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। आंसर इज़ यस। तो इसके लिए वर्क क्या करेंगे सर? मिशन हमारा होगा। विज़न के लिए जो काम करना इसी का ही मतलब है सर विज़न मिशन, ठीक है? तो मिशन इसका क्या है सर? गूगल मिशन पे वर्क कर रहा है, जिनका मिशन है कि टू ऑर्गेनाइज़ द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन, जितनी भी वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन है, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ करना मतलब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके पास में पहुँचे, इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है? और आपके पास में यूज़फुल हो और एक्सेसिबल हो, इस तरीके से आपको प्रोवाइड करना। ये आपके पास में मिशन है। देखिए कहीं न कहीं ये सारे मिशन और विज़न जुड़े हुए होते हैं। अगर आप मिशन को देखेंगे तो कहीं न कहीं इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है वो विज़न निकल के आएगा। गूगल ये क्यों कर रहा है आप देखिए, गूगल का मिशन क्या है सर, आपको इन्फॉर्मेशन जो सही है, यूज़फुल है, वो आपको पहुँचाई जाए। ठीक है? गूगल का ये मिशन है। कहीं न कहीं ये काम करते रहेगा, इसमें थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो कहाँ पे पहुँचेगा सर? पहुँचेगा यहाँ पे इसके विज़न पे कि कहीं न कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ पे हर एक यूज़र एक क्लिक करेगा गूगल पे और उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये विज़न और मिशन हर एक कंपनी के, ऐसा नहीं गूगल के, हर एक कंपनी के, हर एक ऑर्गनाइज़ेशन के जुड़े हुए होते हैं। कहीं न कहीं आप मिशन को पढ़ेंगे तो उसका रिज़ल्ट अगर सोचेंगे तो वो विज़न ही निकल के आएगा। ठीक है? वो विज़न ही निकल के आएगा। इसी से रिलेटेड एक और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपके पास में एग्ज़ाम्पल नंबर 1 मैंने गूगल का लिया। ठीक है? इसे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है। हाँ, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल आपके ऐसे मॉडल में है, उसे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है कि पेपर को कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो एक आध एमसीक्यू पूछ ले। क्वेश्चन में आने के चांसेस ना के बराबर, ठीक है? क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू में कभी-कभार पूछ ले, तो एक बार याद होना चाहिए बेसिकली। इसे एक बार अच्छे से देखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, राइट? इसे स्पेसिफिकली टाइम नहीं देना है आपको कि रीड करेंगे। ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मिशन और विजन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। इसलिए रेगुलर लेक्चर में जो चीज़ करवाई जाती है वो ये होती है, राइट? कहता है कि अमेज़न की बात करें, राइट? तो मैं गया अमेज़न की वेबसाइट पे, आपको समझाना था विजन और मिशन, तो गूगल का तो मैंने लिया, फिर सोचा कि 1-2 और एग्ज़ाम्पल हो जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। तो मैं गया अमेज़न की वेबसाइट पे जानने के लिए कि इनका मिशन और विज़न क्या है, तो मैंने देखा सर कि इनका विज़न कुछ इस तरीके से है कि वो अर्थ का, मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट, यहाँ पे मोस्ट कस्टमर जो है सेंट्रिक आपके पास में कंपनी बनना चाहती है। मतलब कि ऐसी कंपनी बनना चाहती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट कस्टमर फ़ोकस उनका रहेगा, कि सबसे ज़्यादा कस्टमर हमारे पास। ये अमेज़न करना चाहता है, अमेज़न का विज़न है, यहाँ तक पहुँचना चाहता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए धीरे-धीरे मिशन पे वर्क करना पड़ेगा। विज़न ऐसे ही नहीं मिलता, मिशन बनाने पड़ते हैं। तो इनका मिशन क्या है? वही होगा सर जो विज़न को फ़ोकस करे। आप अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया सर, मिशन ऑलवेज़ फ़ोकस करता है विज़न पे। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप मिशन को पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको ऑटोमैटिकली समझ आ जाएगा सर ये कहीं न कहीं रिज़ल्ट क्या बन के आएगा सर, विज़न बन के आएगा। ठीक है? यहाँ पे हम पढ़ते हैं सर। कहता है
कि आपके पास में मिशन क्या है अमेज़न का? कहता है कि आवर मिशन इज़ आपके पास में क्या कस्टमर एक्सपीरियंस। मिशन क्या है सर? कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस को हम कैसे राइज़ कर पाएँ, ठीक है? कंटिन्यूअसली हम इसे कैसे बढ़ा पाएँ, ठीक है? इंक्रीज़ कर पाएँ। ये उस पे वर्क कर रहा है अमेज़न, ठीक है? लेकिन कैसे? इससे कैसे बढ़ा रहा है, ठीक है? कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे इंक्रीज़ कर रहा है? तो कहता है कि बाय यूज़िंग इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करके कस्टमर को उस तरीके से हेल्प करे, ठीक है? कंज़्यूमर को फाइंड आउट हो, डिस्कवर हो, इस तरीके से हम चीज़ें प्रोवाइड करें। आज आपको फ़ोन चाहिए, तो अमेज़न की वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे आप जाते हैं, तो फ़ोन सर्च करते हैं, तो आपके पास में फ़ोन निकल के आए। कभी ऐसा हुआ कि आपने फ़ोन सर्च किया और कई कभार आपके पास में साबुन निकल के आया नहाने का, ठीक है? कई कभार कोई और ही चीज़ निकल के आई, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हो सकता है कई बार एक वेबसाइट में जो है प्रॉब्लम आए, लेकिन ऐसा कभी नॉर्मली नहीं होता, राइट? एक आध बार ऐसा हुआ हो तो बात अलग है, ठीक है? रेयर चांसेस में कि वेबसाइट में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन कहीं न कहीं इनका फ़ोकस क्या रहा सर? टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का ऐसा मैक्सिमम यूज़ किया जाए कि आप कस्टमर अगर हमारी वेबसाइट पे आया है, तो उसे जो चाहिए वो उसे डिस्कवर बड़ी आसानी से हो पाए, ठीक है? बड़ी आसानी से वो चीज़ उनके सामने आ जाए। ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास में क्या है सर, इनकी यहाँ पे मिशन है। अब कहीं न कहीं आप अगर विज़न और मिशन को देखें तो कहीं न कहीं रिलेटेड दिख रहा है। क्या सर? कस्टमर अगर हमारी वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे आया और उसे जो चीज़ चाहिए उसे कम से कम प्राइस पे, ठीक है? मिनिमम प्राइस पे। इनका ये मिशन में यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और एक है कि एट अ मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस यहाँ पे है उम यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अभी मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। तो कहता है कि इनका मिशन है कि एट मिनिमम प्राइस कस्टमर को जो चाहिए, ठीक है? वो एकदम जल्दी से एक्यूरेटली वो चीज़ उनको मिल जाए और वो बाय कर पाएँ। ठीक है? ये इनका मिशन है। कहीं न कहीं अगर इसका रिज़ल्ट देखें तो क्या होगा सर? कस्टमर इससे अट्रैक्ट होंगे, नए कस्टमर यहाँ पे क्रिएट होंगे, क्योंकि जो कस्टमर यहाँ पे बाय करने गया है, तुरंत उसे वो चीज़ मिली है, मिनिमम प्राइस पे मिली है, एक्यूरेटली मिली है, अच्छी चीज़ मिली है। ठीक है? तो वो क्या करेगा सर, दूसरे कस्टमर्स को भी ये बताएगा कि अमेज़न पे ये चीज़ मुझे बड़ी आसानी से, बड़ी कम कीमत पे और अच्छी चीज़ हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिली है। तो कहीं न कहीं ये नए कस्टमर को क्रिएट कर रहा है। ठीक है? और एक दिन क्या होगा सर, जो विज़न सोचा है वो क्रिएट होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, ठीक है? कहीं न कहीं मोस्ट कस्टमर हो ऐसी कंपनी बन जाएगी, तो ऑब्वियसली मुझे मिशन से पता चल ही रहा है कि आप विज़न को अचीव करेंगे ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका फ़ोकस ही कुछ इस तरीके से है, मिशन पे आप वर्क ही कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आपका विज़न क्रिएट हो ही जाएगा। ठीक है? इसे और डिटेल में पढ़ने के लिए और डिटेल में आपको यहाँ पे चीज़ें समझाने के लिए मैं गया अमेज़न की वेबसाइट पे। अमेज़न की वेबसाइट पे मैं गया तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दिया है अमेज़न की वेबसाइट पे कि मेरे सामने ये पिक नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, ठीक है? ये निकल के आया, ठीक है? यहाँ पे कुछ लिखा था कि सर हू वी आर, हम कौन हैं? एंड कहता है व्हाट वी डू, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है? कहीं न कहीं ये 2 वर्ड में आपके विज़न और मिशन छिपे हुए हैं। अभी हम विज़न और मिशन को डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि ये मैं चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप विज़न और मिशन पढ़ेंगे और उसमें ये स्टेटमेंट सेम पढ़ेंगे कि हू वी आर, व्हाट वी डू, ठीक है? तो ये सेंटेंस आपको पढ़ेंगे, तब आपको तुरंत ये समझ आ जाएगा। ये अभी पढ़ाने का कारण ये है कि जब ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी डिटेल में, अभी आप आईसीएम मॉड्यूल का पेज थोड़ा-सा टर्न करेंगे तो आपको ऑटोमैटिकली वो चीज़ दिखाई देगी, ठीक है? तो ये सेंटेंस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे विज़न और मिशन में, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि इवन दो यहाँ पे मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ़ के हिसाब से भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वर्ड आपको पता है, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे विज़न और मिशन दिखाई देंगे। हालाँकि अभी आप जो है ये सेंटेंस नहीं पढ़े, इसलिए आपके सामने जो ये पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस यही का यही रहेगा कि हू वी आर एंड व्हाट वी डू। लेकिन एज़ अ मैं यहाँ पे, मुझे तो पता है, तो मैं अगर यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं मिशन और विज़न भी मुझे इसके साथ ही साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? हालाँकि मिशन और विज़न यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन इसका नॉलेज मेरे पास है, तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है विज़न है, मिशन है, राइट? तो ये चीज़ आपको भी दिखाई देगी।
जब हम विज़न और मिशन की ये स्टेटमेंट को अपने आईसी मॉड्यूल से पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ी देर बाद ये वापस से आप जैसे ही वो टॉपिक पढ़ के वापस से ये पेज ओपन करेंगे, तो आपको ऑटोमैटिकली ये वर्ड चेंज होके विज़न दिखाई देगा, मिशन दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, ठीक है? अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिकली आपको दिखाई देगा। देखिए, आइए, कहता है कि यहाँ पे 2 चीज़ मुझे दिखाई दी, तो मैंने एक-एक करके इसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने अगर इसमें क्लिक करी कि हू वी आर, तो अमेज़न ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे पेज ओपन करके दिया। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कहता है कि हम कौन हैं सर? अमेज़न के बारे में क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन कह रहा है? कि अमेज़न कह रहा है कि हम कौन हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे हू वी आर। तो अमेज़न ये कहता है कि सर हम ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसका यहाँ पे फ़ोकस होगा कि हमारे सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस बने, ठीक है? कस्टमर हमारा बेस बने, वो हमारा फ़ोकस रहेगा, ठीक है? वो हमारा क्या बनेगा सर? फ़ोकस रहेगा। कस्टमर बेस बनाना वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा सर? फ़ोकस, ठीक है? मोस्ट कस्टमर यहाँ पे कंपनी। ठीक है? तो यहाँ पे मोस्ट कस्टमर हमारा बेस कंपनी बने, वो हमारा यहाँ पे फ़ोकस रहेगा। उसकी उसी के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसी के लिए काम अगर आप देखेंगे हमारा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें कॉम्पिटिटर पे फ़ोकस करते-करते हमारा काम हो रहा है। इनोवेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? इन्वेंटरीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं। इवन ये चीज़ पे तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, प्लस कस्टमर हमारा यहाँ पे बेस रहेगा। ठीक है? कस्टमर पे फ़ोकस तो हमारा रहेगा ही रहेगा, वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा, ठीक है? तो कस्टमर फ़ोकस तो हमारा मेन चीज़ रहेगा, और उसी के साथ हमारे जो कॉम्पिटिटर है उस पे हम फ़ोकस करते हैं, ठीक है? हमारे जो इनोवेशन है, इन्वेंशन है, उस पे हम पेशेंस के साथ फ़ोकस करते हैं, ठीक है? ताकि हम क्या कर पाएँ सर, ताकि हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्टेन कर पाएँ, वो है हमारा मोस्ट कस्टमर फ़ोकस बेस्ड कंपनी, ठीक है? कि हमारी ऐसी कंपनी बने कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया का, वर्ल्ड, ठीक है? अर्थ लिखा है। मतलब कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस अगर हो, तो वो अमेज़न हो। ऐसा यहाँ पे बनने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। तो कहता है हू वी आर, तो हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हम ये सारी चीज़ों को फ़ोकस करते हैं ताकि हम ये ऑब्टेन कर पाएँ। ठीक है? इतना पढ़ने के बाद मैं तुरंत यहाँ पे बैक गया, और यहाँ पे व्हाट वी डू, ये जो सेंटेंस लिखा था उस पे मैंने क्लिक किया। उस पे जैसे ही क्लिक किया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल के आया कि व्हाट वी डू का मतलब क्या हुआ सर? मैंने यहाँ पे देखा कि सर हू वी आर, तो इससे हमने पता लगाया कि सर वो एग्ज़ैक्टली क्या है, अमेज़न क्या है? किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे हम व्हाट वी डू में जाएँगे, तो ये बताएगा कि सर एग्ज़ैक्टली इसके लिए वो एग्ज़ैक्टली कितनी मेहनत कर रहा है, क्या मेहनत कर रहा है। तो कहता है कि ऑल्दो आवर बिज़नेस हैज़, यहाँ पे कहता है कि काफ़ी साल से है, ठीक है? और यहाँ पे जो बिज़नेस भी कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे बिज़नेस को, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक यहाँ पे कहता है कि हमारा जो कस्टमर्स डिज़ायर है, ठीक है? वो हम पूरी करते हैं। सर कस्टमर्स डिज़ायर क्या-क्या होती है सर? कस्टमर्स डिज़ायर होती है सर, हमें लोवेस्ट प्राइस पे चीज़ें मिलें। बेसिकली आपको मैंने अभी-अभी कहा सर, मिशन को क्लियर करने के लिए चीज़ें आपकी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि लोवेस्ट प्राइस पे। लेकिन क्या सर लोवेस्ट प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्टमर की डिज़ायर हो सकती है? आंसर इज़ नो। सर लोवेस्ट प्राइस पे हमें बेस्ट सिलेक्शन चाहिए, ठीक है? और बेस्ट सिलेक्शन मतलब कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हमें चाहिए लोवेस्ट प्राइस पे। क्या इतना ही सफिशिएंट है? आंसर इज़ नो। इसी के साथ हमें क्या चाहिए सर? सर्विस भी बेहतर चाहिए, ठीक है? तो अमेज़न आज इस पे ही वर्क कर रहा है। ठीक है? व्हाट वी डू, तो यहाँ पे अमेज़न ये चीज़ पे स्पेसिफिकली फ़ोकस कर रहा है कि सर कस्टमर की डिज़ायर क्या है? सर लोवेस्ट प्राइस है, बेस्ट सिलेक्शन है, और आपके पास में सर्विस बेहतर है, तो उसे अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे अमेज़न जो है वर्क कर रहा है। टुडे अमेज़न शॉपर कैन फाइंड व्हाट देज़ आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन एंड इन द पर्सन। मतलब कि अमेज़न डेली यही फ़ोकस करता है कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है? और कस्टमर हमारी अगर वेबसाइट पे आया है, तो क्या वो चीज़ उन्हें मिल चुकी है जो वो लेना चाहते थे, ठीक है? उस पे कंटिन्यूअसली उनका फ़ोकस रहता है, राइट? तो कहीं न कहीं व्हाट वी डू तो आपको समझ में आया, एंड आपके पास में हू वी आर तो ये समझ में आया, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे देखा कि सर अमेज़न एग्ज़ैक्टली क्या है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये अमेज़न की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पे इसी चीज़ को मुझे जो मैं कह रहा था कि सर इसमें मुझे मिशन और विज़न दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, तब मैं वापस ये पेज ओपन करूँगा, ठीक है? इसी के साथ मैंने एक और यहाँ पे पेज ओपन कर लिया, जो है टाटा।
मोटर्स, ठीक है, टाटा पावर। तो टाटा पावर जो यहाँ पे एक क्या कह सकते हैं कि एक वैल्यूएबल कंपनी हमारे दिमाग में रहती है कि टाटा मतलब कि वैल्यूएबल कंपनी, कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाई होगा ही होगा, ऐसी यहाँ पे कंपनी मतलब कि टाटा, ठीक है। तो कहता है कि टाटा का मैंने यहाँ पे देखा कि सर विजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे विजन लिखा है, राइट। यहाँ पे विजन लिखा है, आपको ना दिखाई दे हो तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे विजन लिखा है। इनका विजन कुछ इस तरीके से कि एम्पावर अ बिलियन लाइव्स थ्रू सस्टेनेबल, अफोर्डेबल एंड कहता है इनोवेशन एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि टाटा क्या चाहता है सर, टाटा यहाँ पे कहता है कि ऐसा यहाँ पे इनोवेशन करेगा और वो इनोवेशन जो है अफोर्डेबल होगा और इससे काफ़ी सारी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी लाइफ को आसान करने के लिए, ठीक है। ये इनका विजन है, ये वो देख रहे हैं कि इस तरीके से हमें वर्क करना है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि हालांकि टाटा नैनो, ठीक है, टाटा नैनो, ठीक है, ये कार लॉन्च करी थी बेसिकली, इनका सक्सेस नहीं गया टाटा नैनो। लेकिन कहीं न कहीं ये जो टाटा नैनो लॉन्च करने का कारण क्या था सर? लॉन्च करने का कारण बेसिकली ये था कि टाटा मोटर्स ये देख रहा था कि सर काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो कार खरीद पाएँ। तो टाटा यहाँ पे देख रहा था कि ऐसी अगर ऐसी जो फैमिलीज़ है, इनके पास भी अगर कार हो जाए तो क्या ही बढ़िया है, इनकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यही देख के उन लोगों ने यहाँ पे टाटा नैनो को जो है सिलेक्ट करा, ठीक है, कि टाटा नैनो ऐसी कोई कार बनाई जाए जो कम से कम बजट में आपके पास में यहाँ पे आ जाए, ताकि हर एक फैमिली जो है यहाँ पे ये देख पाए कि हमारे पास भी कार है, ठीक है। हालाँकि यहाँ पे पब्लिक ने इसे कहीं न कहीं इसे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मेरा जो सपोर्ट नहीं करने का कारण यहाँ पे काफ़ी सारा था कि ये कहीं न कहीं चीप प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। चीप प्रोडक्ट मतलब कि एकदम सस्ता, ठीक है, सस्ता प्रोडक्ट था, इसलिए काफ़ी सारे पब्लिक जो है इसे लेना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कहीं न कहीं पब्लिक यहाँ पे अपनी बढ़ाई करना चाहती है। आप देखिए कि हमारे पास में ये महंगी कार है, ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। तो कहीं न कहीं सस्ती यहाँ पे चीज़ें साबित हुई नैनो, और यही कारण मेन रहा कि ये फ़ेल हुआ प्रोजेक्ट। तो टाटा ने तो बड़ा अच्छा सोचा था कि भई अपने जो गरीब फैमिली है, ठीक है, पुअर पीपल्स है, उनके पास भी कार हो। लेकिन कहीं न कहीं ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे टाटा का तो सोचना अच्छा ही था, ठीक है, कहीं न कहीं आपके लिए सोचा जा रहा था, लेकिन आपने इसे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, आपने मतलब पूरी दुनिया ने, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये यहाँ पे फ़ोकस यहाँ पे यही रहता है कि हम ऐसा इनोवेशन करें अफोर्डेबल हो और आपकी जो लाइफ़ साइकिल है वो उसे आसान कर दिया जाए, ठीक है। ये विज़न है, यहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि सर टाटा की इतनी प्रोडक्ट होगी कि वो आपकी लाइफ़ में आप देखेंगे कि आपका एक पार्ट बन जाएगी, ठीक है, और वो आपको इतनी ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करेगी। उसके लिए ये क्या करना चाहते हैं सर, मिशन यहाँ पे कुछ मिशन लिखा होगा, ठीक है, हमें दिख नहीं रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आप देख लीजिए यहाँ पे मिशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम लिख देते हैं, चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ तक आप अच्छे से रीड करिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएँगे, नेक्स्ट लेक्चर भी अभी मिलेगा, अभी स्टॉप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हमने पढ़ा उतना तक आप रिवीजन करिए। इसके बाद यहाँ पे जो टाटा का एग्जांपल है वो हम देखेंगे, और इसके बाद विजन और मिशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा करके, ठीक है। चलिए।